हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ ऋतुराज सिंह चौहान। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के दूसरे लेसन प्राणियों में पोषण। लेसन फर्स्ट में हमने पढ़ा पादपों में पोषण के बारे में। पादप मतलब पेड़ पौधों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वही पोषण मतलब भोजन किस प्रकार से चीज़ें ग्रहण करते, भोजन किस प्रकार करते। पर आज हम पेड़ पौधों को लेकर हम प्राणी के बारे में जाएंगे। प्राणी में जीव जंतु, सजीव, मानव सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो पहला जो लेसन था पेड़ पौधों के बारे में था। आज हम प्राणियों के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब लोग तो जानते हैं कि पिछले लेसन में पढ़ा भी है कि प्राणी किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करते हुए अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब पौधे तो उनमें ऐसी शक्ति होती है, उनमें एक प्रकृति से दिया एक वरदान है कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। पर प्राणियों में, जीव जंतु में ऐसी विशेषता नहीं होती कि वे अपना भोजन खुद बना सके। वे भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, पौधे के ऊपर निर्भर होते हैं। या तो वे पौधे के ऊपर निर्भर होते हैं या फिर वो जंतु जो पौधों को खाकर अपना आहार ग्रहण करते हैं, उन जंतुओं को खाकर सजीव अपना उन पादपों के या उन जंतुओं के ऊपर अपना पोषण निर्भर करते हैं। अब इस लेसन में हम प्राणियों के पोषण के रूप में पोषक तत्वों की, उनकी आवश्यकता के कौन कौन से पोषक तत्व उनको चाहिए होते हैं, किस प्रकार से वो आहार को अंतर ग्रहण करते हैं। आहार मतलब भोजन, और अंतर ग्रहण करना मतलब भोजन को अंदर लेना, और उसके भोजन को ग्रहण करने के बाद शरीर में उस भोजन की उपयोगिता क्या होती है। ये इतने सारे टॉपिक को लेकर हम पढ़ेंगे। आप बुक खोलकर बैठे होंगे पेज नंबर 12 पर, प्राणियों में पोषण जो आपका सेकेंड लेसन है। तो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भोजन के संगठक होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे 4 खाली स्थान भी दे रखे हैं, 1 2 3 4 करके दे रखे हैं बुक में। तो यहाँ पर आप उसको नाम भी लेना कि भोजन के संगठक कौन कौन से जिनसे भोजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भर सकते हैं, क्या क्या आपको याद आ गए होंगे। अब यहाँ पर है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठित जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ मतलब कि बहुत ही जटिल मतलब होता है कठोर। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा संगठक जटिल पदार्थ होता है जिसको कि आसानी से वो उसका पाचन नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से जो भी भोजन के जो संगठक होते हैं उनको पाचन करने में उनको तोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा के माध्यम से आपको बता रहा है कि किस प्रकार से जो भोजन के जो संगठक होते हैं उनको तोड़ा जाता है। देखो जटिल पदार्थ जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ बुक में भी दे रखा हूँ, मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। ये जो जटिल पदार्थ जो होते हैं ये आपस में एक चेन से जुड़े होते हैं, इनको तोड़ना पड़ता है। ये होते हैं यहाँ पे जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ के रूप में सारे संगठक और सारे जो भोजन के जो पोषक तत्व आते हैं। अब जब ये जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में जब टूटते हैं तो ये आपस में इस प्रकार से निकल जाते हैं। ये होते हैं आपके सरल पदार्थ। और भोजन को पचाने में, भोजन को उसमें करने ग्रहण करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस प्रकार से भोजन का जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में टूटना या विखंडन कहलाता है। और इसी प्रक्रिया को अपन पाचन कहते हैं। भोजन जो अपन अंतर ग्रहण करते हैं अंदर जाकर जब बिखर जाता है तो वही प्रक्रिया कहलाती है आपकी पाचन कहलाती है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है खाद्य अंतर ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। किस प्रकार से खाद्य अंतर ग्रहण की विभिन्न विधियाँ इसमें होती है और कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करके जो सजीव है, जो जीव है, वो भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर खाद्य ग्रहण की विभिन्न जो विधियाँ हैं, जैसे कि आपने इसमें बुक में दे भी रखा है, मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ कि जैसे कि मधुमक्खियाँ, मरमर जिसको अपन हिमिंग बर्ड बोलते हैं, वो पौधों के रस को चूसते हैं। बहुत सारे आपने छोटे जीव देखे होंगे जो फूलों के रस को चूसकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है मानव और कुछ जो अन्य दूसरे जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माँ का छोटे जो शिशु होते हैं माँ का दूध पीकर अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अजगर जैसा जो सर्प है वो अपने शिकार जब भी वो करता है वो अपने शिकार को पूरा ही निगल लेता है और उससे वो भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कुछ जलीय प्राणी भी रहते हैं जो अपने आसपास के आने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको खाद्य कण से छान कर वो अपने भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब इसी टॉपिक को देखते हुए आपकी बुक में क्रियाकलाप 2.1 में क्रियाकलाप दिया हुआ है और उसमें एक सारणी बनी हुई है। उस सारणी में लिखा हुआ है कि जंतु का नाम, सारणी 2.1 में एक्चुअली आपको बना के बता देता हूँ। सारणी 2.1 में लिखा है जंतु का नाम इसमें आएगा कौन सा जंतु है, और आहार का प्रकार से मतलब है कौन सा भोजन, कौन सा आहार वो लेता है।
और सबसे आखिरी में है आहार की विधि। आहार की विधि मतलब अभी जो मैंने आपको जो विधियां बताई कि किस किस प्रकार से जीव जंतु आहार को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे एक सारणी इसमें दे रखी है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी जंतु के नाम दे रखा है, घोंघा, चींटी, बहुत सारे जंतु। तो इस सारणी को आपको कंप्लीट ऐसे करना है कि इस तरफ आपको जंतु के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, बुक में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आहार का प्रकार लिखना है आपको, आहार का प्रकार कि कौन सा जंतु कौन सा है, कोई सा भी एक आहार आपको लेना है कि कौन सा आहार वो ग्रहण करता है। और आहार की विधि मतलब वो जो जंतु है वो आहार करता है और किस प्रकार से उस आहार को अपने अंदर ग्रहण करता है। तो आहार की जो विधियां हैं वो नीचे दे भी रखी, तो इससे आपको थोड़ी सरलता हो जाएगी कि कौन सा जो जंतु कौन से आहार को किस विधि से इसको अंदर ग्रहण करता है। आहार की विधि नीचे दे रखी है, आप चाहें तो सारणी नीचे यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, इसमें बहुत सारी विधियाँ यहाँ पे नीचे दे रखी है। पेज नंबर 2 पर आ जाइए। इसमें एक अद्भुत सत्य के रूप में ब्लू कलर में पैराग्राफ में स्टारफिश के बारे में बता रखा है। तो अद्भुत सत्य इसमें यह है कि स्टारफिश मतलब एक स्टारफिश जो एक प्रकार की मछली होती है जो कि समुद्र में तौर पे पाई जाती है, जनरली अपने छोटे तालाबों नदियों में देखने को नहीं मिलती। स्टारफिश जो कि समुद्र महासागर में पाई जाएगी। स्टारफिश इसका नाम इसलिए क्योंकि ये तारे के समान इसकी संरचना होती है, जैसे कि आप चित्र में देख भी सकते हैं। तारा आप सारे सफा में देखे होंगे, 5 स्टार जैसे इसकी रचना होती है, इसलिए इसको स्टारफिश इसका नाम दिया है। अब स्टारफिश का जो आहार होता है उसमें लिखा होता है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवर वाले जंतु को अपना आहार उसका करती है। ये क्या करती है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो इसका आहार है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवर को पूरे तरीके से हटा देती है और उसको हटा देने के बाद में स्टारफिश का जो मुंह है उस मुंह में से वो अमाशय को बाहर निकालती है। उस अमाशय से ये भोजन को उसके जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो भोजन के जो अंग होते हैं उस अमाशय से उसको भोजन को ग्रहण कर लेती है और ग्रहण को कर लेने के बाद अमाशय वापस उसके शरीर में चला जाता है और वापस धीरे धीरे ये जो आहार है वो स्टारफिश के शरीर के अंदर पचता रहता है। ठीक है, तो प्रेक्षण सारणी 2.1 को ग्रहण करना है। और अगली जो हेडिंग है वो मानव में पाचन। अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि मानव में जो पाचन है वो किस प्रकार से शुरू होता है, और मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। 2.2 की जो हेडिंग है, आप बुक खोल के बैठे होंगे, आपको उसको बुक को भी देखते रहिएगा। तो हम अपने जो मुख में जो या फिर मानव में जो पाचन होता है शुरू होता है, सबसे पहले तो भोजन से अंतर्ग्रहण की जो विधि शुरू होती है वो मुख से शुरू होती है। मुख से अपन क्या करते हैं, भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद पचा हुआ भोजन तो हम उपयोग कर ले, तो बिना पचा जो भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है, वो मल के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब आपने कभी ये जानने का प्रयास तक किया नहीं होगा कि भोजन जब अंदर चला जाता है तो भोजन जब पचने के शरीर के अंदर जाता है तो उसके बाद शरीर के अंदर भोजन का होता क्या है। तो भोजन जो एक मतलब एक प्रक्रिया है कि भोजन किस प्रकार से शुरू होकर किस प्रकार ये अंत तक पहुंचता है, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है, वो होती है आपकी मुख गुहिका होती है। मुख गुहिका मतलब ये मुंह, और वैसे भी चित्र में आप चित्र 2.2 बुक में देख सकते हो, मानव पाचन तंत्र का चित्र बना हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा किस प्रकार आपका शरीर के जितने भी इंटरनल पार्ट है, आंतरिक पार्ट है और बाहरी पार्ट, जहाँ से भोजन शुरू होता है और जहाँ पे भोजन खत्म होता है, सारी प्रक्रिया इसमें दे रखी है। तो इस नली जो आहार नलिका होती है, इस आहार नली को अपन 5 भागों में बांटता है कि किस प्रकार से एक एक करके भोजन यहाँ पे पहुँचता है और हर प्रक्रिया पे भोजन का अलग यहाँ पे काम होता है। तो इसको आहार नली को अपन 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो इसका भाग है वो है इसका मुख गुहिका। मुख गुहिका, मुख गुहिका। सेकेंड है आपका इसमें ग्रास नली या ग्रसिका, ग्रसिका लिख सकते हैं जो ग्रास नली का। उसके बाद आता है आपका अमाशय, चौथा आता है आपका छोटी आंत, छोटी आंत जिसको भी शुद्धांत भी बोल सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है। पांचवा है आपका बड़ी आंत जिसको बृहदांत्र भी बोला जाता है। और सबसे आखिरी में आ जाता है मलद्वार या गुदा, जिससे कि शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर के बाहर कर दिया जाता है, मल द्वार। तो यहाँ पे इसकी आहार नलिका जो इसके 6 पार्ट्स है, उस 6 पार्ट्स में होता हुआ भोजन शरीर में पचता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और यही शरीर की जो 6 भाग है यही सब मिलकर शरीर में आहार नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा
शरीर में बहुत सारे, ये तो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, इनसे निकलता है, पर शरीर में आमाशय की जो आंतरिक ग्रंथियाँ हैं, आमाशय शरीर के अंदर पाया जाता है, आप चित्र में देखते हैं, वो शुद्धांत और आहार नाल, इनसे विभिन्न ग्रंथियाँ भी होती है। ये ग्रंथि होती है जैसे लाल ग्रंथि जो कि मुंह में पाई जाती है, ठीक है। यकृत है जो कि आमाशय के जस्ट पेट में साइड में पाया जाता है, नीचे साइड पेट में, और अग्नाशय। तो ये क्या करती है, ये सारी ग्रंथियाँ क्या करती है, पाचक रसों का स्राव करती है। पाचक रस का स्राव करने से अर्थात ये कि पाचक रस से स्राव करने से क्या होता है, भोजन को जटिल पदार्थों से आराम से इसको भोजन को पचाने में बहुत ही सहायता मिलती है, और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना और आसान हो जाता है, ठीक है। अब जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थ में बदल देती है वो आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र। ये आहार नाल की जो ये सारी ग्रंथियां हैं, जो सारे भाग है, वो जो ग्रंथियां सब मिलकर क्या करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। पाचन तंत्र इसमें दिख ही रहा है आपको, चित्र 2.2 में पूरा पाचन तंत्र बना हुआ है, ठीक है। हर चीज़ के यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से डिफाइन किया, चित्र को आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं मुख एवं मुख भूमिका। मुख भूमिका के बारे में आप शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, किस प्रकार भोजन यहाँ से शुरुआत करते हैं, भोजन जब अंतर्ग्रहण करते हैं यहाँ से भोजन किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, जो अंदर लेना होता है, वो यहीं से होता है, मुख भूमिका से होता है। जो भोजन को शरीर के अंदर लेने की एक प्रक्रिया होती है, इसी को अपन अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जब भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है तो भोजन को जो चबाने का जो काम है, भोजन को आगे बढ़ाने का काम हमारे दांत करते हैं, ठीक है। दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करते हैं, छोटे छोटे पीस में करते हैं। और प्रत्येक सबको पता है कि हमारे मुख में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 संख्या होती है, 16 ऊपर और 16 नीचे, जो कि प्रत्येक मसूड़ में अलग अलग दांत अंदर सॉकेट में दसे होते हैं। और दांतों की भी विभिन्न इसमें आकृतियाँ होती है, क्यों उनकी और आकृति के अनुसार उनके अलग अलग कार्य होते हैं, इसलिए उसकी संरचना भी अलग होती है। अगले पेज में पेज नंबर 14 पर चित्र 2.2 में दांतों की एक विभिन्न व्यवस्था बताई गई, और हर प्रकार के दांत किस प्रकार से ऊपर नीचे दोनों साइड में एक जैसे दांत होते हैं। तो एक प्रकार से दांत को बताते हुए विभिन्न दांत की व्यवस्था बताई कि कौन से दांत कहाँ पाए थे, उनके नाम भी बता रखे, और हर एक दांत का कार्य क्या होता है। तो क्रियाकलाप 2.2 में हम देखते हैं, तो क्रियाकलाप 2.2 में आपको ये करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने दांत की संरचना है, वो कितने दांत होते हैं, आप चाहें तो करके देख सकते हो, आपको करना भी चाहिए। तो अपने हाथ धोकर अपने को सामने एक दर्पण लेना है, कांच लेना है, और कांच लेकर अपने को देखना है, अपने दांतों की गणना करना है कि कितने दांत अपने मुंह में पाए जाते हैं। इसको अपनी तर्जनी से, उंगली से अपन छूकर देख सकते हैं कि कितने दांत अपने मुंह में पाए गए हैं, ठीक है। एक कुछ भी भोजन का टुकड़ा ले सकते हैं, भोजन का टुकड़ा, सेब का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा लेकर उसको आपको खाकर या देखना है, तो आपको महसूस करना है कि जब अपन कोई सा भी भोज्य पदार्थ मुंह में लेते हैं तो अपने जो दांत होते हैं, वो तरह तरह के जो दांत होते हैं उसमें तो कौन सा दांत कौन सा कार्य कर रहा है, इस बात को आपको जनरली ऑब्जर्व करना है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कौन से दांत है वो उसको काटने और दर्शन मतलब उसको चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं। अगले दांत कौन से हैं जो उस भोज्य पदार्थ को चीरने फाड़ने उसको पूरा अलग करने का कार्य करते हैं। तो कौन कौन से दांत है जो कि चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। तो दांतों की जो संरचना है इस प्रकार से यहाँ पर भिन्न भिन्न अलग अलग होती है कि कौन से दांत कौन सा कार्य करते हैं। तो इसी से संबंधित यहाँ पर सारणी 2.2 भी दे रखी है, किस दांत के प्रकार और उनके काम। तो दांतों के प्रकार में यहाँ पर 3 प्रकार के दांत लिखे हुए हैं सारणी में। कर्तन एवं दर्शन वाले दांत जो सबसे आगे के होते हैं, जो कि भोजन या कड़ी चीज को काटने का, कर्तन मतलब उसको अलग करने का कार्य करते हैं। चीरने और फाड़ने वाला जो मजबूत चीज होती है, आपने देखा होगा कि अपन आगे वाले दांत से ये सारी क्रिया नहीं करते, अपन साइड वाले दांत से इसको लेके चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जो जैसे आपका गन्ना होता है, गन्ने को अपन अगर चीरना अगर फाड़ना है तो अपन उनके सामने के दांत से उसको नहीं कर सकते, उसको अपन साइड के दांत से करें। अगर कोई सी तीखी चीज़ है उसको वहाँ से अपने को काटना है तो काटने के लिए अपन आगे के दांत का प्रयोग करते हैं। और सबसे आखिरी होती है चबाना और पीसना। जो भी कोई भारी भरकम जो चीज़ होती है उसको अगर चबाना है तो अपन सबसे पीछे जो एक तरफ अपने दोनों हिस्से में होती है उसको अपन इसका कार्य करते हैं। तो उसके आगे दांतों के प्रकार का दांतों की संख्या भी लिखी हुई कि निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा। अपने मुंह में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी हिस्सा होता है और एक निचला हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा और निचला। और दोनों जो संख्या होती है दांतों दोनों में बराबर होती है, ऊपर भी 16 होती है और नीचे भी 16, कुल मिलाकर 32 आपके जो दांत होते हैं। अब यहाँ पर खाली स्थान देखें तो आपको कर्तन दर्शन वाले दांत, चीरने फाड़ने वाले दांत और चबाने और पीसने वाले दांत की ऊपरी और निचले हिस्से की जो जबड़े की जो संख्या उसको मिलाकर आपको देख कर ये क्रियाकलाप खुद पे ऊपर करके आपको उसमें दांतों की संख्या भरनी और आखिरी में इसका योग करना है। योग करने पर आपके दांतों की संख्या बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब
दूध के दांत या स्थायी दांत करके ब्लू कलर के लास्ट में इसमें हेडिंग दिख रही है। तो आपको यहाँ पर कुछ बचपन से जुड़ी कुछ बात आपको याद दिलाती है, तो आपको आज पता चल जाएगा। आपने कभी वैसे सुना भी, अगर किसी ने नहीं सुना तो आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए कि आपको ये भी याद है जब आप बचपन में आपके छोटे छोटे दांत गिरने लगते थे, तो वो क्या होता है, शैशवावस्था मतलब सबसे जो छोटी अवस्था होती है, बाल्यकाल बचपन की जो अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, बचपन के जो दांत आते हैं वो 8 वर्ष की उम्र तक आते हैं। जब आप स्कूल जाना लगभग शुरू करते हैं, उसके 1 साल बाद आपके जो सारे दांत जो शुरू से आए होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। तो वो जो दांत जो गिर गए होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। इसके बाद जो दांत जो उगना शुरू होते हैं वो आपके स्थायी दांत, और वो स्थायी दांत ऐसे दांत होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम आपका साथ निभाते हैं, तो उसको अपन स्थायी दांत भी बोलते हैं। और सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके जो स्थायी दांत जो होते हैं, जो पर्सनल स्थायी दांत उसमें जो लगे होते हैं, जो सब में होते हैं, वो लाइफ टाइम उनके साथ रहते हैं, गिरते नहीं। कुछ किसी कारण गिर जाए बात अलग है, तो बाकी जब इसकी वृद्धावस्था होती है, जब इंसान जब वृद्ध हो जाता है तो उसके बाद दांतों की जब कमजोर होते हैं उसके बाद इसका गिरना खत्म बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसको समझे, और कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे को पर्सनल नंबर में मैसेज करें। इसका जो होमवर्क मैं आपको दे दूँगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, थैंक यू।